नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत उम्दा चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार पुलिस ने ऐन वक्त पर सिलेबस चेंज किया और क्लास 9th और 10th की सिलेबस की पूरी कॉपी करके रख दी है। बिहार बोर्ड की क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी कॉपी कर दी गई है। तो इतने कम समय में किताब को पढ़ करके आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यदि आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम आपकी तैयारी बेहतर करवा देंगे। हम अपने YouTube इस चैनल पे क्लास 9th और 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साथ में हिंदी व्याकरण, इन सब का सेपरेट वीडियो बना दिया है। एक एक वीडियो में ही कंसेप्ट और MCQ के साथ लेटेस्ट एक ही वीडियो में कोशिश किया। किसी किसी के 2 वीडियो हैं। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा और लिंक मिलेगा जहाँ आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब मिलेंगे। अभी मैं करा रहा हूँ साइंस का, और साइंस में किसका करा रहा हूँ तो साइंस में करा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स। क्लास 10th की फिजिक्स की जो सिलेबस है, चलिए एक बार हम बिहार पुलिस की सिलेबस को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, क्लास 9th का मैंने पढ़ा दिया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिए। 2 से 3 बार आप वीडियो देखिए, कंसेप्ट और MCQ के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। उम्मीद करेंगे कि आप बात को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बड़े हमारे दार्शनिक रहे भारत के स्वामी विवेकानंद जी, मैं इन्हें बहुत आदर करता हूँ। उनका एक कथन है कि अपने जीवन में जोखिम उठाइए, अपने जीवन में जोखिम उठाइए। यदि आप जीतते हैं तो नेतृत्व करते हैं, यदि आप हारते हैं तो मार्गदर्शन करते हैं। तो वही बात है, आप जितना मेहनत हो करें। यदि जीत जाते हैं तो आप लीडर बनते हैं, हार जाते हैं तो मार्गदर्शक बनते हैं। चलिए इन्हीं की वाणी को लेकर शुरुआत करते हैं। यह है क्लास 10th की पाठ्य पुस्तक। इसमें चूँकि बिहार बोर्ड और NCERT दोनों में ही सेम चीज़ें हैं, खास करके क्लास 9, 10th में, तो कुल जो चैप्टर्स हैं वो 13 हैं, लेकिन ये पूरे विज्ञान के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला करके। तो मैंने यहाँ पर केमिस्ट्री को यहाँ से अलग से लिया है। केमिस्ट्री जो कि यहाँ से है 1, 2, 3 और 4 चैप्टर। ठीक है, 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। तो चलिए इसको करते हैं। ये चारों चैप्टर हैं, एक एक करके हम इसे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला जो है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन, लाइट यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो थोड़ा याद होगा आपको। प्रकाश क्या है तो सबसे पहले परिचय लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो देखेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारण है, एक्सटर्नल फिजिक्स कॉज है, जिससे हम किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। देखिए, यदि आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी कमरे में एक मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती जलने के बाद वस्तु पर लाइट टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आता है, जहां हमारे आंखों पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, फोटो बन जाता है। तब हम कहते हैं कि हमें दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख पाती हैं। इसका मतलब प्रकाश वह कारक है जो हमें दिखाने में मदद करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा भी है, क्योंकि जब आप विद्युत ऊर्जा को बल्ब में डालते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो वो प्रकाश ऊर्जा देती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और यह निर्वात यानी वैक्यूम से होकर भी गुजर सकती है। देखिए, मैंने पढ़ाया था क्लास 9th में ध्वनि को जाने के लिए यानी कि चलने के लिए किसी न किसी मीडियम्स यानी कि माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं होता। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, यानी कि कोई बात जब नहीं हो, जब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा प्रकाश को, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अतः इसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है दोस्त, ये खुद चल सकता है, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। जबकि ध्वनि को एक बैसाखी चाहिए, एक माध्यम चाहिए। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण कंसेप्ट, फिर देखेंगे MCQ। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसकी उपस्थिति में वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, किंतु अनुप्रस्थ के रूप में गति करती है। प्रकाश विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। प्रकाश में आप विद्युत को नहीं ले जा सकते हैं, सिंपल सी बात है।
प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कई बार ये एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, बिहार एसएससी लीजिए, रेलवे ले लीजिए, सब एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कोई ठीक नहीं है, आपको एग्जाम 11 तारीख को जो एग्जाम होगी, 7 तारीख को हो गई है, उसे जरूर पूछा जाएगा। प्रकाश माध्यम में भी गति कर सकती है। जल के अंदर 200 मीटर गहराई तक सूर्य का प्रकाश जा सकता है। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। जैसे सूर्य, यानी जो चीजें ऑटोमेटिक अपने आप से प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं, लुमिनियस आर्टिकल्स कहते हैं। जैसे कि लालटेन है, विद्युत बल्ब है, ये सब प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। अब पत्थर थोड़े करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्राम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया। क्या होता है व्यतिकरण, आगे समझेंगे। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक का गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि 1900 में मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत की सतह से प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा की छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिन्हें क्वांटम पैकेट कहते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि प्रकाश डॉटेड डॉटेड है, ये डॉटेड डॉटेड, लेकिन जब इस डॉटेड डॉटेड को आप दूर से देखेंगे ना, दूर से, तो आपको एक लाइन ड्रॉ नजर आएगा, यानी कि एक किरण नजर आएगी, इसे ही प्रकाश कहा। और इसी डॉटेड लाइन को कहा गया फोटॉन, ठीक है, जो क्वांटम सिद्धांत में कहा गया। प्रकाश की सर्वाधिक जो गति होती है, वेग होता है, वो निर्वात में होता है। ये बात याद रखना वाली बात है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। तो ये थे कुछ प्रकाश से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट। अब कुछ और फैक्ट है, उसे भी देख लेते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, यानी कि जो हम लोग देखते हैं वो विजुअलाइज होता है, विजुअल जो होता है उसका एनसीईआरटी में देखेंगे तो 39 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच देता है, जबकि किसी किसी किताब में 4000 भी लिखा रहता है। तो आप ऑप्शन में घबराएंगे नहीं, 3900 रहेगा, 7800 रहेगा, नहीं तो 40-78 रहेगा, बाकी किसी ऑप्शन में 40 नहीं रहता है। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी होती है। यस, प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, दोहरी प्रकृति है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्राम्पटन प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की कण प्रकृति के आधार पर की जाती है। बिल्कुल सही है। ठोस या द्रव माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। बिल्कुल सही है, प्रकाश का अपवर्तन होता है ठोस या द्रव में जाने पर। सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। रोमर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिया था। अब यहां से एक सवाल आपको एग्जामिनर जरूर पूछता है कि माध्यम और प्रकाश की चाल। माध्यम क्या है? तारपीन के तेल में जो प्रकाश की चाल है, माध्यम हो गया तेल, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में ये होता है, हीरा का कई बार पूछा है, निर्वात का तो आपको याद ही रखना चाहिए, यही तो प्रकाश की ओरिजिनल गति है। और एक जल का आपको जरूर पूछता है, 2.25 इंटू, ये बिहार स्टेट की परीक्षा हुई थी ना, बिहार स्टेट, उस एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो देखिए, किसी एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसे पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है परावर्तन? देखिए, प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई माध्यम रख दीजिए, अब चिकना होना चाहिए, तो इधर से प्रकाश की किरण आई और ऐसे आई और ऐसे चली गई। इसी फिगर को अगर हम उलट दें, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, और टकरा के वापस ऐसे जाएगी, तो यही है प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी ऐसे, तो अमूमन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक दर्पण रखते हैं, समतल दर्पण, या एक आईना रख दीजिए, आप वो भी रख सकते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। जब प्रकाश की किरण ये आती है तो ये हुआ आने वाली किरण, आपतित किरण है ना, इंसिडेंस रे, स्रोत से आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। और ये दर्पण पर पड़ने के पश्चात ये चली जा रही है, यानी परावर्तित हो जा रही है, तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, इसका जो एंगल होता है, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल जो होता है और इसका जो एंगल होता है, इसका और इसका जो एंगल होता है, उसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। ठीक है, जाने वाली
और आने वाली, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टिव रे। बात समझ रहे हैं? उसके बाद अब अभिलंब क्या होता है तो समझ लीजिए एक बात। यहाँ हम जब भी किसी एंगल को नापते हैं तो एक 90 डिग्री का ये लेते हैं हम लोग, ये सीधा, तभी ना हम पता चल पाएगा कि यहाँ से ये कितना एंगल गया है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना जा रहा है, उसी को कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो जहाँ पर परावर्तित और आपतित किरणें अलग करने वाली काल्पनिक रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। ये वाली रेखा अगर है तो यहाँ से ये जाई, और ये जो रेखा है ये जो अलग कर रही है दोनों किरणों को, उसे कहते हैं अपन अभिलंब किरण। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पिक्चर में आपको क्लियर दिखाया जा रहा है। देखिए समतल दर्पण है, उससे परावर्तन हो रहा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बात को आपको रिमेंबर करना है। रिमेंबर क्या, यहाँ से देखिए ये जो इंसिडेंस रे आपतित किरण आने वाली किरण है और ये जो जाने वाली किरण है, दोनों का जो एंगल होता है ये बराबर होता है। ये तो 90 डिग्री है, ये जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। तो अगर पूछे कि सूर्य की प्रकाश की किरणें 30 डिग्री के एंगल में आई तो गई कितने में, तो भैया परावर्तन का नियम है, वो जितना में आएगी ये जो एंगल होगा उतने में जाएगी। तो दोनों एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बिल्कुल, तीनों देखिए यहीं पर हो रहा है, एक ही तल में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि एग्जामिनर ऐसा सवाल पूछेगा इतना हल्का? ये देखिए क्वेश्चन, कोण आई बराबर कोण आर, आई हो गया आपतन कोण और आर हो गया परावर्तन कोण। 40 डिग्री के कोण पर एक किरण आपतित होती है, तो आपतित किरण और तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो सिंपल सा देखिए, 40 में आया है तो 40 में जाएगा, 40 में आया है तो 40 में जाएगा। ये देखिए ये अभिलंब से पूछ रहा है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है अभिलंब से। लेकिन एग्जामिनर इतना आसान तो नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो जितना में आई है उतने में जाएगी, जितना में आई है उतने में जाएगी। तो एग्जामिनर को ये चीज़ें पता है दोस्त, और जब एग्जामिनर को पता है तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि ये एंगल बताओ भाई, ये वाला एंगल अभिलंब से। किससे? अभिलंब से पूछ लेगा आपसे। आई जितना में गई उतना में, ये तो बराबर है, लेकिन अभिलंब से जब पूछेगा ना तब आपका माथा दुखेगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूं। देखिए अभिलंब से जब पूछेगा सवाल एग्जामिनर, ये लाइन है, ये है, यहाँ से ये क्रिया आती है, यहाँ जाती है, माफ कीजिएगा सीधा नहीं, तो ये एंगल हो गया। ठीक है, अभिलंब से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तल से। किससे? तल से। ये क्या है? तल। यहाँ से ये इसका एंगल पूछेगा। आप खुद सोच के देखिए, एकदम बहुत सिंपल लॉजिक है, बच्चा में भले आपको समझ नहीं आया हो क्लास 10th में। अगर ये 90 डिग्री है, यानी कि अगर ये रेखा एक पूरा का पूरा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर? इतना तो समझ आता है आपको। तो अगर ये 90 है, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक ये 90 है, तो अगर ये 40 है इतना दूर, तो इतना कितना होगा? तो टोटल है 90, 40 तो आ ही गई है, तो बचा कितना? 50। तो अगर पूछ दे आपतित किरण 50 डिग्री का एंगल अगर पूछ दे कि आने वाली किरण जो है वो 40 डिग्री के एंगल में आई, ठीक है, तो हमको जाने वाला का नहीं बताओ, हमको बताओ कि दर्पण के तल से आने वाली किरण का एंगल क्या है। तो तल से पूछेगा तो आप इस चीज को करिए, कुछ नहीं करना है, 90 डिग्री में आने वाली को घटा देंगे तो बचेगा 50। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। उम्मीद करते हैं समझ गए। इधर भी पूछ सकता है आपको, तो इधर भी बात वही है, 90 है। ट्रिक सीधा याद रखिए, अगर ससुरा तल से पूछा तो कुछ ने 90 से घटा दीजिएगा, बस, और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। श्वेत किरण के अवयव रंग का तरंगदैर्घ्य। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है। 7 रंग होते हैं। श्वेत किरण जो प्रकाश की होती है उसके 7 अवयव होते हैं, और ये अवयव यहाँ पर है। लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 तक होता है, इसलिए ये बहुत भकुर भकुर दिखता है। देख रहे हैं, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है। बाकी उसके बाद नारंगी, पीला है, हरा का एकदम बीच में रहता है ना। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो इस चीज़ को आप हमेशा थोड़ा रिमाइंडर करते रहिएगा। सबसे कम होता है बैगनी रंग का और सबसे अधिक होता है लाल रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं परावर्तन जो होता है उसमें समतल दर्पण की क्या भूमिका है। तो समतल दर्पण से परावर्तन की क्या क्या शर्त है, चलिए देख लेते हैं। अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए।
तो ये है, अगर आपकी लंबाई 6 फीट है तो आपका दर्पण 3 फीट का होना चाहिए। ठीक है। यदि दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ा जाए तो प्रतिबिंब 2b भी से गतिशील दिखता है। यानी अगर यहाँ दर्पण रख दीजिए, आप क्या रख दिए, दर्पण, और इधर कोई इधर से दौड़ रहा है दर्पण की तरफ, तो इसका वेग भी है, तो दर्पण में जो दिखेगा वो 2v दिखेगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसी कारण वाहनों के शीशा पर लिखा है होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे एपियर। तो आप कभी भी बाइक के या किसी भी गाड़ी के जो लुक इन ग्लास है, जो बैक साइड की गाड़ी को दिखाता है, जो आगे लगा रहता है हैंडल के पास या कनपट्टी में, वो उत्तल दर्पण होता है, उसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर, यानी कि कोई भी वस्तु इस मिरर में आर क्लोजर, कैसा दिखेगा, क्लोजर देन दे एपियर, जितना वो एपियर हो रहा है उससे क्लोजर दिखेगा। यानी शीशा में दिखेगा कि पीछे से गाड़ी बहुत पास है, लेकिन अगर आप मुंडी घुमा के देखिएगा ना, लगेगा गाड़ी दूर है, पास के जाएंगे। तो ये होता है, अर्थात स्वाभाविक वेग से अधिक गतिशील दिखती है। यदि दर्पण थीटा कोण से घुमाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूमता है। दर्पण का अगर 30 डिग्री से घूमेंगे तो वो कितना घूमे, 2 गुने 30 डिग्री, ठीक है, 2 थीटा कोण घूम जाता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होती है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है। ठीक है। समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता 0 होती है। देखिए इसलिए होती है कि समतल दर्पण जो है, देखिए आप समतल दर्पण कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक दर्पण है, कोई भी एक दर्पण ले लीजिए। ये दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है। इसका मतलब ये आधा को काट लिया। अब इसी को सीधा करते जाएंगे, इसको और ऐसे करेगा, इसको ऐसे करेगा, तो एकदम सीधा जब हो जाएगा तो इसका अनंत हो जाएगा क्षमता, क्योंकि इस पे कोई है ही नहीं इसका एंगल जो इसको रोक सकता है, इसमें पूरे अनंत में चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़े। हाँ, एक एंगल का निकालने का बता देते हैं आपको। ये फॉर्मूला होता है, किसी कोण पर झुके 2 समतल दर्पण के बीच की प्रतिबिंब। तो किसी भी कोण पे अगर समतल दर्पण का प्रतिबिंब झुका है और आपसे पूछे कि एन नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, तो सीधे 360/थीटा कर दीजिएगा। ठीक है। और मान सम संख्या में हो तो 1 घटा दीजिएगा, अगर विषम संख्या में आए तो 1 नहीं घटाना। बस यही इसका ट्रिक है और कुछ नहीं है। इसलिए कि हमेशा जो है पिक्चर कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का पिक्चर अधकट्टा थोड़े होता है। फोटो कटा फटा इस्तेमाल नहीं होता है, फोटो जब भी होता है पूरा होता है। तो 2 समतल दर्पण के बीच 40 डिग्री का कोण बनता है, तो प्रतिबिंब की संख्या बताइए। तो प्रतिबिंब कितना होगा, तो 40 डिग्री का एंगल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला है n बराबर 360/थीटा। तो 360/थीटा कितना दिया है, 40। तो आराम से काट दीजिए आप, 4 नमा 36 9 है ना, 4 नमा 36 कट गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो बचा कितना, 9। अब 9 क्या है, एक विषम संख्या है, तो घटाने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़िए। पेरिस्कोप के बारे में समझिए। पेरिस्कोप जो होता है नीचे पानी वाली जहाजों में लगा रहता है, यह परावर्तन पर आधारित होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। इसमें 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण होते हैं। कौन सा दर्पण होता है, समतल। एंगल कितना, 45। पेरिस्कोप में समकोणिक प्रिज्म का प्रयोग होता है। पनडुब्बियों की सतह से ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, या ऊंचे स्थान को देखने के लिए। देखिए हमारी जो नौसेना होती है इसका यूज करती है, क्योंकि नौसेना चलती कहाँ है, पानी में। तो पानी से वो बाहर कैसे देखेगी, तो पेरिस्कोप ऊपर से निकाल के देख लेती है। इन्हें 2 दर्पण लगा रहता है। अब यहाँ कोई तस्वीर है, अब ये पानी के ऊपर पनडुब्बी तो नीचे चल रही है, अब यहाँ से लगा के देख लेगी आराम से। कोई भी वस्तु है यहाँ पर, इसका एक लगा देगा, एक दर्पण यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इसके अंदर देख लिया जाएगा। बात समझ गए। तो ये था पेरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और बातें। दर्पण बनाने के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, जबकि दर्पण के पीछे कलई करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण किसी खोखला गोला का भाग होता है। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया, जो दर्पण बनाते हैं एक खोखला गोला लेते हैं और इसको इधर से काटते हैं। इधर से काटेंगे तो एक ऐसा निकलेगा, और इधर से काटिएगा इधर से तो एक ऐसा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे है, तो दर्पण यहाँ पे है, आपको देख लीजिए। गोलीय दर्पण, तो ये एक खोखले गोले का भाग है। यहाँ से ये वाला भाग ये दिख रहा है आपको, और ये वाला भाग ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये वाला भाग इधर है और ये वाला भाग इधर है। क्लियर है।
अब समझिए गोलीय दर्पण जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। अवतल जो होता है वो धंसा हुआ होता है, उत्तल जो है उठा है। देखिए याद करने का अच्छा तरीका है, देखिए इसका ये परावर्तक सतह, ये इधर ये लाइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये रजतित किया हुआ, सिल्वर किया हुआ है, चांदी की परत लगाई हुई है ताकि इधर से रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि अगर शीशा में रिफ्लेक्शन कराएंगे तो लाइट पार हो जाएगा, तो पीछे से वो रंगिएगा ना, तो वही है, ये रंगा हुआ दिखाता है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये है इसका परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह उठा है तो उत्तल, अपरावर्तक सतह धंसा है तो अवतल। बस इतना ही करना है। यहाँ लिखा है दर्पण के दाहिने यानी राइट साइड पेंट किया जाता है, तो देखिए यहाँ भी ये राइट साइड है ना, इसमें पेंट किया गया है, यहाँ भी ये राइट साइड है, इसमें पेंट किया गया है। प्रकाश सदैव लेफ्ट से आता है, प्रकाश हमेशा किधर से आती है, लेफ्ट से। किधर से आती है, लेफ्ट से। लेफ्ट साइड का मान नेगेटिव होता है। फिजिक्स में अगर आपको लेफ्ट कह रहा है ना, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेफ्ट कह रहा है तो समझिए नेगेटिव बात कर रहा है, और फिजिक्स में अगर राइट की बात कर रहा है ना दोस्त, तो सोचिए कि पॉजिटिव बात कर रहा है। बायोलॉजी में पॉजिटिव का मतलब बीमारी है, नेगेटिव का मतलब स्वस्थ है। बात समझे, कोरोना पॉजिटिव पागल हो जाता है लोग, एड्स पॉजिटिव सनक जाएगा। ठीक है, बात समझे। अब मैथ में होता है घटाव माइनस यानी कि नेगेटिव, और पॉजिटिव माने जोड़। तो तीनों विषय में अलग अलग प्रकृति के ये महत्व मान के होते हैं। लेफ्ट साइड का सभी मान नेगेटिव होता है, यानी जब भी प्रकाश किधर से आएगी तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। राइट साइड का सभी मान पॉजिटिव होता है, तो राइट में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप इधर यहाँ पे ही देख लीजिए, अगर आपको देखा जाए तो अवतल दर्पण में जो कुछ भी हो रहा है सब लेफ्ट में होगा, तो इसका सब वैल्यू है माइनस हो जाएगा, नेगेटिव होगा। उत्तल में सिर्फ लाइट आएगी वो इधर से, बाकी सारा खेला इसके दर्पण के पार होता है, तो ये सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये समझने की बात है दोस्त। अब क्वेश्चन पूछ देगा, आप रटते रहिएगा, तो ये समझना है, समझ जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ दर्पण के भाग क्या क्या होते हैं, एक होता है पोल। पोल क्या होता है, जैसे ये दर्पण है तो ये लास्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल। दर्पण के मध्य भाग को पोल कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, अब ये जो गोला है यहाँ खींचा होगा तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट होगा, जैसे ये गोला है, इसको यहाँ एक सेंटर पॉइंट है। अब इस भाग को ऐसे अलग किए, जैसे देखिए हम मिटा देते हैं, ये देखिए दर्पण बना कि नहीं बना, बना न? तो ये सेंटर पॉइंट को कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं दोस्त, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद होता है फोकस। तो फोकस क्या होता है, त्रिज्या के आधा को फोकस कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या, और इसको आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा फोकस। इसको कहते हैं सी, सेंटर फॉर कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आधा होता है, क्या हो जाता है, एफ। इसलिए एफ बराबर होता है आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, आधा। और अगर आपको आर बराबर पूछे तो 2f होता है ना, ये पढ़े होंगे। इसलिए देखिए क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया, क्या बताना है, फोकस दूरी f। तो f बराबर क्या होता है, r/2, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। कहता सिंपल है, लेकिन क्लास 10th में आपको नहीं बुझा रहा होगा, बुझा रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिया है, ये लास्ट पॉइंट क्या हो गया, p पोल, यहाँ से ये देखिए c वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसकी आधी हो गई फोकस। और ये जो आगे निकल जाएगा इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्रुव तथा केंद्र को आगे बढ़ाकर खींची गई रेखा को अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है तो लाइक कीजिए बटन। काहे तनाव काहे लेता है दोस्त, एग्जाम हो जाएगा तुम्हारा, मेहनत जो करेगा उसका होगा। इस बार बिहार पुलिस बहुत अच्छे से एग्जाम ले रहा है, कोई लीक वगैरह का नहीं है, तो आप मेहनत कीजिए, आपका है। बिंब यानी ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब, वस्तु को बिंब कहा जाता है, यह हमेशा बाईं ओर होती है। देखिए वस्तु भी बाईं ओर होता है, यानी कि यू से दर्शाते हैं, तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा दोस्त। प्रतिबिंब इमेज, दर्पण के अंदर जहां किरणों मिलती है उसे प्रतिबिंब यानी भी द्वारा दिखाया जाता है। यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है, दर्पण के सामने इधर बनेगा तो नेगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव, तो कुछ भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक। वास्तविक इमेज, रियल इमेज, जब किरणें वास्तविक में एक दूसरे को काटती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि देखिए जैसे ये अवतल दर्पण है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो भी चीज़ें होगी, अगर फिर एक लाइट लाएंगे, फिर यहाँ से ये इसको कट करेगी, तो जो भी पिक्चर क्रिएट होगा, अगर कोई वस्तु यहाँ रख देंगे तो जो भी क्रिएशन होगा वो वास्तविक हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, दर्पण के सामने हो रहा है।
लेकिन यही चीज़ दर्पण के पीछे जाएगा तो आप कैसे देखेंगे? इधर तो दर्पण के पीछे तो कुछ है ही नहीं, वो तो बस बेमतलब का बात हो जाएगा। इसलिए दर्पण के पीछे की चीज़ों को आभासी कहते हैं, क्योंकि वो आपको आभास नहीं होता, और जो आभास होता है उसको रियल कहते हैं। कहते हैं ना मेरे सामने हुआ, बहुत रियल बात है। वो कहते हैं ना फालतू बात है यार, हम नहीं देखे, कोई नहीं देखेगा। तो जब किरणें को पीछे की ओर बढ़ाकर आभासी रूप से मिलाया जाता है, एक्चुअली ये मिलता नहीं है। हम लोग जैसे उत्तले दर्पण का ले लो ना भाई, देखो उत्तल दर्पण ये है ना, इधर प्रकाश किरणें आता है ना, इधर जाके मिल जाता है इससे। तो दर्पण के पीछे आप कैसे मिला सकते हो? जबरदस्ती मिलाया हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ने कहा है लोग मान लेता है, माना कि बाप का उम्र एक्स थोड़े है दोस्त। वास्तविक प्रतिबिंब तथा मुख्य अक्ष के नीचे बनने वाली प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है। देखिए एक जीवन का सार यहाँ फिजिक्स भी देता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाली प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी का मतलब क्या हो? झूठा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। इसलिए गांव समाज में देखिएगा एक आदमी जो होगा ना, जो बहुत सीधा साधा होगा, बहुत झूठा भी होगा, लेकिन जो उल्टा पुल्टा आदमी होगा वो दिल का साफ भी होगा। तो फिजिक्स भी ये कहता है कि जो रियल आदमी होता है ना वो थोड़ा उल्टा पुल्टा रहता है, हाँ थोड़ा उल्टा रहता है, और जो एकदम सीधा है, कांच है, एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं। हमारे क्षेत्र में एक लड़कियां होती थी जो सड़क पे जब चलती थी, तो अगर वो सड़क के इस बीच से चल रही है और उधर से कोई आदमी आ रहा है ना, तो वो सड़क के किनारे चलने लगती थी और कभी भी इस आदमी को मुंह उठा के नहीं देखती थी। और जब वो इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन में पार्ट टू में कॉलेज करने गई, पता चला भाग गई, फरार हो गई एक लड़के के साथ। वो पूरा गांव बिलीव नहीं कर रहा था कि वो लड़की ऐसा कर सकती। गांव में कहावत है, मौन गाय खून करता। तो जो मौन मार के रहता है, मौन गाय की तरह रहता है, समझिए वो बड़ा खूनी होगा। यह फिजिक्स भी कहता है दोस्त, हम नहीं कहते। फिजिक्स कहता है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, अच्छा आदमी उल्टा हो, क्योंकि रियल है वास्तविक। फिजिक्स कहता है आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा। बात समझ गए? अच्छा, मानव नेत्र पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, क्योंकि दिखता है सब कुछ सामने है और वस्तु से छोटा बनता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्त। चलिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने की शर्तें। क्या शर्तें हैं? पहला है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। जब भी प्रतिबिंब आप बनाएंगे तो एक किरण तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी किरण आएगी और रिफ्लेक्ट होकर जहां काटेगी वहीं पे पिक्चर बनेगा। पहली किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि वो फोकस से गुजरेगी परावर्तन के बाद। दूसरी किरण को ध्रुव से ले जाते हैं और जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर जाएगी। ये भी बात सही है। इसमें दर्पण में लेफ्ट साइड से बनने वाला इमेज नेगेटिव होता है और राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है, ये मैंने पहले बता दी। अब समझते हैं क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उलट दीजिए, क्षमता होती है। जब दर्पण की क्षमता निकाली जाती है तो उस समय फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं। क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी कि डी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों ही नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बाएं साइड बनता है, नेगेटिव होगा। दाहिने साइड बनेगी तो पॉजिटिव होगा। अब ये बात आप याद क्यों कर रहे हैं? अब समझ लीजिए, अवतल दर्पण का सब कुछ कहाँ होता है? बाएं, इसलिए सब भी नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल है। और उत्तल दर्पण का होता है दाहिने, तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। खाली किरण आएगा इधर से, बाकी सब खेला उधर होता तो वो तब पॉजिटिव। बात बुझ लो, जबकि उसका वैल्यू नहीं है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है जबकि क्षमता 0 होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो फोकस दूरी 20, तो क्षमता क्या है? मीटर में निकालेंगे तो 0.2 हो जाएगा। और क्षमता बराबर क्या होता है? 1 बटे फोकस उल्टा होता है व्युत्क्रम, तो 5 डायोप्टर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता देखिए, यहाँ से सवाल पूछेगा। अवतल दर्पण की क्वालिटी, कैरेक्टर। इसकी फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। बिल्कुल, ये देखिए अवतल दर्पण है, इधर से चलिए पेंट मार देते हैं। अब ये इसका मेन जगह है, ये पोल है, यहाँ ये इसको सी लिख लेते हैं, इसका आधा ले लेते हैं एफ, और ये है मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष। अब समझिए ये सब कुछ क्या हो रहा है? फोकस भी है, कर्वेचर भी है। जब किरण आएगी ये भी लेफ्ट से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, तो ये भी सारा कांडे इसका लेफ्ट में हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो सारा कांडे लेफ्ट हो रहा है, इसलिए इसका सब कुछ होगा नेगेटिव। एक कंडीशन होगा,
जब आप इमेज को इसके फोकस से आगे रखना शुरू करिएगा तो ससुरा ये पागल हो जाएगा, दर्पणे पर कलेजे पर चढ़ के बैठ जाएगा कोई इमेज, कोई वस्तु, तब ये फोटो पीछे बनाने देगा। तो जैसे ही पीछे बनेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये काल्पनिक होगा भाई, वर्चुअल होगा, रियल तो नहीं होगा। इसलिए केवल एक स्थिति में काल्पनिक हो सकता है। अवतल दर्पण का ये विशेष कैरेक्टर है। यहीं से एग्जामिनर आपको सवाल पूछता है। देखिए सवाल एग्जामिनर वहां से लेता है जो नहीं होता है ये सब जानता है, नहीं होता है ये बताओ। चलिए, इससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा तथा बिंदुवत हो सकता है। कैसे, अभी समझेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, दर्पण में अवतल, लेंस में उत्तल, बहुत चुतिया है। अब यहाँ से देखिए ये है, अब ये क्या है, अनंत। क्या है, अनंत। जब किसी वस्तु को आप अनंत में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत में। ये क्या है, पोल, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ पर फोटो रखिएगा तो यहाँ फोकस पे बनेगा पिक्चर, तो कितना दूर, छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इसलिए कहा वस्तु से छोटा बनेगा। और दूर कर दीजिए, एकदम बिंदुवत बनेगा, छोटा के तब बिंदुवत। अब इसको और आगे ले जाइए, यहाँ ले आएंगे तो फोटो तनी इधर बढ़ेगा, तनी बड़ा होगा। ठीक सेंटर पे रख देंगे तो ठीक सेंटर पे फोटो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम और बड़ा बन जाएगा। अगर वस्तु को रख देंगे इधर F पर तो ये भाग जाएगा इधर, पिक्चर इधर बनने लगेगा। तो जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगा वैसे वैसे इमेज इधर जाएगा। यही इसका खेला है, ससुरा का खेला। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वही अवतल दर्पण, मैट्रिक में पढ़ा था ना दोस्त। तो अवतल दर्पण जो है वो इमेज के साथ क्या बिहेवियर करता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूछेगा आपसे एग्जामिनर। इमेज बिहेवियर, छोटा बड़ा, छोटा से बड़ा बनाता है। कैसे, देखिए। ये ससुरा अवतल दर्पण जो है ये ऐसा होता है, अवतल दर्पण ऐसा होता है। ये पीछे से रंग दे रहे हैं भाई, ये कलई कर रहे हैं, ठीक है, समझ लेना भाई उतना। अब मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु को आप रखिए, तो देखिए इसका ठोड़ देखिए एजा से इतना निकला रहता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतना दूर सी वस्तु को वो देख रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका जो मुंहवा देखिए कितना नाग बवायतु है ना दोस्त, नाग बवायतु है, इसलिए इसका जो फोटो है वो बहुत बड़ा बना देगा। तो जैसे ही फोटो बड़ा बन रहा है, इसका मतलब है कि जहां जहां जीवन में हमको फोटो को बड़ा करना है वहां वहां हम इस दर्पण का इस्तेमाल करें। अब आपको कान खराब हो गया, डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, कान में ससुरा इतनी उच्छेद होता है, क्योंकि कान के छेद को बड़ा करना है। आप खुद सोचिए कौन दर्पण यूज करेगा, अवतल दर्पण यूज करेगा ना। हजामत यानी कि जब आप बाल दाढ़ी मुड़ाने जाते हैं, ससुरा इतनी दाढ़ी है, इतनी मुंह है, उसको बनाने में बहुत दिक्कत होता है, तो अवतल दर्पण लगा देगा। बढ़िया सैलून में जाएंगे अवतल लगा देगा। नॉर्मल जाइएगा तो समतल लगा देता है, जो घर में आईना होता है वो समतल है। हजामती एकदम यहाँ पे रखेगा ना तो एक एक दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा दिखेगा उसको, अगर उसी में कोनो पक्कल दाढ़ी होगा ना उसको तुरंत काट लेगा वो। तो अवतल दर्पण का इमेज बिहेवियर समझ गए कि इमेज के साथ क्या नाटक करता है। इमेज के साथ जो नाटक करता है उसी हिसाब से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये इमेज को बड़ा बनाता है, ठीक है। अब देखिए लाइट बिहेवियर, इसका लाइट बिहेवियर देख लीजिए। जब इस पे लाइट देते हैं तभी क्या करता है, लाइट देखते हैं तो क्या करता है, तो क्या करेगा, देखिए इसका ठोड़ जो है ऐसे घुमा हुआ है, जब भी इस पर लाइट देंगे तो लाइट जो भी है वो रिफ्लेक्ट होकर के एकदम समतल जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ठोड़ इसका ऐसे झुका हुआ है। तो जो भी लाइट जाएगी ना ऐसे झुका हुआ जाएगी, लाइट भागेगा नहीं ज़्यादा। इसीलिए अपन देखिए टॉर्च में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, टॉर्च में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं दोस्त। टॉर्च में कौन सा दर्पण लगाते हैं बताइए, टॉर्च में कौन सा दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण। क्यों लगाते हैं, इसका कारण है, खूब बढ़िया से इसको ढक देते हैं, है ना। मेन इसलिए लगाते हैं कि देखिए कटोरवा पर जब पड़ेगा ना तो एकदम लाइट को एकदम भेजता है, एकदम संहार के भेजता है। तो देखिए टॉर्च बढ़ेगा जहाँ तो इतने दूर तक जाएगा लाइट। मोटरसाइकिल का देखिए, जितने गाड़ी का हेडलाइट देखिए उस सब में लाइटवा को समेट के भेजेगा आगे। तो जहाँ हमको समेट के भेजना है, दूर तक देखना है, तो समेट के दूर तक जाएगा, तो अवतल का यूज कर लीजिए। उत्तल का यूज करोगे ना भाई, देखो उत्तल ये होता है, इस दूसरा देखते हैं, एक देहिया पिठिया ऐसे छितरायल है, इस पे लाइट दीजिएगा ना, मान लीजिए यहाँ से यहाँ से लाइट देंगे, तो ससुरा लाइट देंगे तो इन्ने उन्ने छितराने भागने लगेगा, क्योंकि एक पिठिया देख रहे हैं कैसन है, एकर देखिए पिठिया एकदम ससुरा मुँहबा ऐसे नागफोन जैसे है, तो नागफोन जैसे है तो समेट लेगा लाइट को,
तो जहाँ जहाँ अपन लाइट को समेट के ले जाना है वहाँ आप अब अवतल यूज कर लीजिए। तो टॉर्च में समेट के लेना है, गाड़ी के हेडलाइट में समेटना है, सोलर कुकर में यूज करना है। अब एगो कुकर है यहाँ पे रख लीजिए, बात समझ में आ गया, ये कुकर लगा दीजिए। अब सूर्य के यहाँ पे अवतल लगा दीजिए वो, अब सारा लाइट आएगा और समेट किस कुकर पे आएगा, गर्म करते 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 दूसरा चावल बना देगा 3 सीटी में। तो सूर्य के रोशनी से कुकर बन जाएगा। और कौन दर्पण है भैया, तो अवतल दर्पण है। तो इसका जो बिहेवियर है उसी हिसाब से हम यूज करते हैं, खचराते हैं, तुम करो बिहेवियर हम थोड़ा यूज कर लेंगे। अब आते हैं उत्तल दर्पण। दर्पण में उत्तल बेचारा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहला नंबर तो सब चीज उल्टा बनाता है पिछवत्ती में, दर्पण के पीछे, इसीलिए दर्पण के पीछे बनाता है, इसलिए इसका हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। इसे दर्पण में किसी भी स्थान पर वस्तु रखी रहे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहीं पर वस्तु आप रख देंगे, प्रतिबिंब ले जाकर पिछवत्ती में बनाएगा ये, है ना। ये देखिए पीछे से रंग दिए, इधर से लाइट आएगी बायां तरफ से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एगो खींचेंगे, इसका ये पोल हो गया P, ये हो गया आपका पोल, इसका सब कुछ उधर भागता है क्योंकि फोटो उधर बनता है। ये हो गया F फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर हो गया मुख अक्ष। तो अब इधर से लाइट भेजेंगे, तो पहला नंबर तो देखिए दर्पण के पार चल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात है कि ये सब उल्टा पुल्टा काम करता है, इसलिए इसको हम यहाँ कंसीडर नहीं करते। इस प्रतिबिंब का सदैव काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इमेज के बनाएगा मिरर के पीछे अंदर। देखिए उत्तल दर्पण गाड़ी कनपट्टी में यूज करते हैं। अब इस खचरा को देखिए, इसकी विशेषता, इस खचरा का विशेषता देखिए, इसका फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि राइट साइड चली जाती है। इसकी क्षमता भी धनात्मक, इसका सब कुछ धनात्मक होगा खाली लाइट को छोड़ के, क्योंकि लाइट हमेशा बाएं से आती है तो वही निगेटिव होगी, बाकी सब पॉजिटिव होगा। अब इमेज के साथ ही क्या बिहेवियर करेगा देखिए, जब इसके सामने कोनो फोटो रखेंगे, कोनो वस्तु, तो क्या इमेज करेगा देखिए। ये ऐसा होता है, ये तो आप जानबे करते। इधर पेंट मार दीजिए, इस ओसरा को देखिए, ये इतना बड़ा है, इसे इधर भाग गया। अब इसका फोटो अगर किसी को यहाँ रखिएगा ना, तो इसका इतने दूर का ना भाग इसको देखेगा ना, है इतना, लेकिन टेढ़िया नहीं देखेगा, नहीं इतने को दिखेगा। इसलिए इमेज को क्या बनाएगा, छोटा बना देगा। इमेज कैसा बना देगा, छोटा। अब जहाँ जहाँ हमको छोटा इमेज चाहिए वहाँ इसका यूज कर लेंगे। अब गाड़ी के साइड मिरर में पीछे की वस्तु देखने के लिए छोटा चाहिए, छोटा इमेज चाहिए, नहीं तो पीछे से 2 ट्रक आ रहा है, एगो बचवा जा रहा है, वो साइकिल लेके आप घुस गए हैं, ये सब दिखना चाहिए। तो देखिए गाड़ी के साइड में एगो कनपट्टी में एगो आईना लगा रहता है, उसमें सब दिखता है ड्राइवर को। तो गाड़ी के साइड मिरर में, कंझप्पर में, कनपटिया में कौन लगा रहता है, उत्तल दर्पण। क्यों लगा रहता है, फिजिक्स हमेशा क्यों बताता है, तो क्यों इसलिए लगा रहता है क्योंकि उत्तल दर्पण का बिहेवियर कैरेक्टर है कि ये प्रतिबिंब को क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं, इस पर लाइट देते हैं, लाइट को क्या करेगा, तो लाइट बिहेवियर देखिए, प्रकाश को बिखेरता है, इसलिए अपसारी कर देता है, अप कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। देखिए इसका देखिए गर्दन सोच रहा एन्ना है ना, इधर से पेंट करेंगे। अब जैसे लाइट दीजिएगा ना, एन्ने ओन्ने भागने लगेगा, जो अपना आइए अगुए में छितरा देगा। तो लाइट एक सोच रहा छीट देगा। अब लीजिए, छिटवा दीजिए, छिटरा दीजिए। तो जहाँ जहाँ छितराना है आपको वहाँ इसको यूज कर लीजिए। अब आप सड़क पे लाइट लगेगा, वेपर लाइट, स्ट्रीट लाइट, इसको छितराना है, देखते ना, मुंह आप लगा देता है लड़की के स्टेज पे, तो लाइट मारेगा, छितरा देगा, एकदम चौसे इंजोर कर देगा। अने तो अब तक लगा दिया और खाली मुंहवे पे लाइट मारेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए प्रोजेक्टर, सिनेमा हॉल में देखिएगा, पीछे से मारेगा लाइट, एकदम पर्दा पे छिड़िया जाएगा। तो जहाँ जहाँ छिड़ियाने वाला काम आएगा वहाँ लगा दीजिए उत्तल, कोई दिक्कत नहीं। ससुरा है नकटेर, छिड़िया देगा। तो ये इमेज के साथ जैसा बिहेवियर करता है उसी तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। फिजिक्स है ये, जैसा बिहेवियर करोगे वैसा यूज कर लेगा भाई। अब दर्पण फार्मूला होता है, कुछ नहीं, इसमें नेगेटिव ये पॉजिटिव खाली हो जाता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस कर देंगे तो लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, एक ही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए चिन्ह परिपाटी। F का मतलब होता है फोकस दूरी, V का मतलब होता है प्रतिबिंब, U का मतलब होता है वस्तु, यानी कि ये फोटो, ये वस्तु। सभी परिस्थितियों में U नेगेटिव होता है। U क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखिएगा आप तो दर्पण के इस साइड रखिएगा, यानी कि लेफ्ट साइड रखाएगा, चाहे कहीं भी रखिए। देखिए ये भी रखिएगा तो इधर भी लेफ्ट हैंड रखिएगा, तब ना फोटो बनेगा इधर।
तो दर्पण के हमेशा लेफ्ट में रहता है वस्तु, इसीलिए इसकी यू निगेटिव होती है। यही क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट में रहती है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक तथा अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक। देखिए सिंपल सी बात है, याद करने की जरूरत है ही नहीं। अवतल दर्पण में सब कुछ बाएं बनता है, इसलिए सब निगेटिव हो जाएगा। उत्तल में दाएं बनता है, इसलिए सब पॉजिटिव हो जाएगा। प्रतिबिंब बनने के बाद भी का मान पता चलेगा, बिल्कुल सही बात। अगर आपसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब पूछा है तो पूछो भी निगेटिव होगा। उत्तल का पूछा है तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड में दिया है, यू दोनों में निगेटिव होगा क्योंकि ये वस्तु को बताता है। अच्छा, इमेज जो है वो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है अवतल में, और उत्तल में तो केवल काल्पनिक होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है क्योंकि राइट साइड बनता है। और एफ अवतल दर्पण में निगेटिव होगा क्योंकि बाएं रहता है, और उत्तल में हमेशा दाहिने रहता है। तो ये सब चीज़ समझने की चीज़ है। चलिए पॉइंट्स टू रिमेंबर, जितना हम लोग सीखे हैं एक स्लाइड में है, इसको फटाफट एक बार रीडिंग मारिए और बार बार रीडिंग करते रहिएगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, एकदम सही बात है। यही क्वेश्चन रहेगा आपके बिहार पुलिस में, है ना, क्वेश्चन छपेगा यही सब। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 8, प्रकाश के प्राप्त समादेशिक, प्रकाश के गमन पथ की दिशा, किरण, चंद्रमा, परावर्तन, मतलब ये सब हम आपको पढ़ाए हुए हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और सभी तीनों एक ही समतल में होता है, यही 2 नियम है। प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। बोलबे कि अच्छा आदमी उल्टा रखेगा, हम लोग उल्टा दिखेंगे आप जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है। क्योंकि समतल दर्पण का अनंत होता है फोकस, तो इसका भी काल्पनिक बनेगा लेकिन सीधा बना देगा और वस्तु के समान आकार का बना देगा। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव यानी पोल कहते हैं। दर्पण से सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एसएससी में दोस्त, बात मुझे कि नहीं। उसके बाद आप देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में करते हैं, अवतल दर्पण का सोलर कुकर, हजामती गाड़ी की अगला हेडलाइट में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसका वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, ये क्वेश्चन पूछा होगा। F बराबर R/2 या R बराबर 2F, एक ही बात है दोस्त, नहीं समझा। हाँ, तो इस चीज को आप 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। और अब लेते हैं आज के सवाल, फटाफट बताइए इस चैप्टर का सवाल। तो एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प चुनिए, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बताइए, नहीं तो लोल फोड़ देंगे। आभासी बनता है उत्तल में और समतल में, अवतल में नहीं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, समतल दर्पण पूछ रहा है भाई, समतल, आभासी और वस्तु के बराबर, बहुत बढ़िया। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश किसका उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय। दर्पण सूत्र कहाँ है बताइए, कहाँ है दर्पण सूत्र, जल्दी बताओ भाई। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ठीक है। देखो यहाँ प्लस है 1/f + 1/u, 1/v लिख दिया, भी थोड़े होगा भाई, ये f है यहाँ माइनस दे दिया, गलत हो गया। यहाँ इधर f है को इधर भगा दिया, u निकाल दिया, बात ये नहीं होगा, ये तो फोकस निकलेगा, नहीं तो हमेशा बाहर निकलेगा फोकस। चलिए आगे बढ़िए। गोलीय दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताना। गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या का संबंध क्या होता है, f बराबर R/2। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए। गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा तो निगेटिव होगा तो उल्टा होगा, सीधी सीधी बात। निगेटिव है किस में होगा, तो अवतल में। यहाँ गोलीय करके आपको फंसा रहा है, बात नहीं समझे, बहुत होशियार बनता है, दूसरा फंसाना चाहता है, आपने फंसिएगा। सोलर कुकर का व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा रहता है, उत्तल साइड मिरर। सर्च लाइट में अवतल। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है भैया। चलिए, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा बताइए, किस में बनेगा भैया, समतल में बना देंगे आप कि उत्तल में बना देंगे, किस में बना देंगे भाई बताइए, अवतल में बना देंगे। चलिए फटाफट बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करेंगे, अवतल यूज करेंगे। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दंत विशेषज्ञ
दांत और देख तो अवतल में। गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास तो बखता त्रिज्या कहलाती है दोस्त। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। एक उत्तल दर्पण द्वारा दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा उत्तल। आहा, उत्तल झुटका बने तो वास्तविक और हर्षित पूछता है सीधा, वास्तविक और कैसा होगा भाई? वास्तविक कैसे होगा भाई? काल्पनिक नहीं होगा गधे। और सवाल है रे भैया, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। पारदर्शी, हमारी आंखें जो देख सकती है वह वस्तुएं होती है, कोई भी हो सकती है, दीप्त भी हो सकती है, प्रतिदीप्त भी हो सकती है। यदि किसी बिंब को प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति, भाई भैया प्रतिबिंब की आवर्धन ऋणात्मक अगर जैसे ही होगा तो भाई वो वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण होगा। किस दर्पण के सामने आप चाहें तो जितनी दूरी पर खड़े हो आपकी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो समतल दर्पण पे खड़ा हो जाओ भाई। प्रतिबिंब सीधा बनता है समतल दर्पण में और प्रतिबिंब सीधा बनता है उत्तल में भी, बिल्कुल। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तब वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि दर्पण को हो पार चल जाएगा, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनना है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी भैया? हाँ, वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो वस्तु की स्थिति दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा। ये दर्पण होगा उत्तल तो ये पोल है, यहाँ से खींचेंगे तो ये ध्रुव हो गया और ये यहाँ पर फोकस हो गया, इसके बीच रख दीजिए, खूब बड़ा बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, और भी सवाल है। वाह नाइस। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक मिल सकता है दोस्त समतल में, कि उत्तल में कि अवतल में? वास्तविक और मिलता है अवतल में भाई। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है भाई? सीधा होता है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? अच्छा, अवतल दर्पण पूछा है, फोकस के अंदर रख दो। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ये 202 बार छप गया भाई। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, अरे भाई साहब मीटर पर सेकंड, यहाँ ये है, देख रहे हो कैसे मिस हो रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक हमेशा सीधा होगा, ठीक है। तो चलिए ये थे हमारे पहला चैप्टर, ठीक है दोस्त। तो पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब जैसे ही दूसरे वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश का ये परावर्तन देखें, अब देखेंगे अपवर्तन। तो जल्द ही दूसरा वीडियो लोड करेंगे आपके लिए अपवर्तन के लिए, तब तक इसे देखिए। और यदि आपको एग्जाम का तनाव हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो हमने छोटा सा बनाया है, उसे आप जरूर देखिए। अगर आपको 7 अगस्त का पेपर देखना है कि कहाँ से आया है तो वो भी वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वो भी देखिए, दोनों देखिए और फिर आप मजे कीजिए, ओके। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तनाव नहीं लीजिए ज़्यादा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उखाड़ दीजिए। चलिए।